दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जी की पावर होती है कि वो किसी को भी मनोनीत करके राज्यसभा में भेज सकती हैं और सांसद बना सकती हैं, राज्यसभा का सदस्य बना सकती हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 देश के जानी मानी शख्सियत को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। यूं तो यह फैसला सरकार का होता है, यानी केंद्र सरकार ये नाम तय करती है और राष्ट्रपति को उन्हें फिर मनोनीत करने के लिए भेजा जाता है। तो मोदी जी की विचारधारा इन 4 लोगों के चयन में आपको साफ दिखाई देगी और एक दूरदर्शी सोच इन 4 लोगों के मनोनयन में दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ सबसे ज्यादा चर्चा प्रख्यात वकील उज्ज्वल देशराज निकम की हो रही है, क्योंकि इन्होंने 26/11 का दोषी अजमल कसाब, जो जिंदा पकड़ा गया था पाकिस्तान का आतंकवादी, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने में जी जान लगा दी थी। और जिस तरह से कोर्ट में इन्होंने अपनी बातों को रखा, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या प्रशांत भूषण सरीखे वकील हो, वो कहीं ना कहीं पानी भरते दिखाई देते हैं जब उज्ज्वल निकम अपनी बातें रखते हैं। देशभक्त हैं, झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। और अब उनको लोकसभा का चुनाव भी मोदी जी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने लड़वाया था, लेकिन ये उस समय चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए थे और ये इसके बाद भी अपने काम में लगे रहे। लेकिन अब जिस तरह से इनका चुनाव हुआ है, अब ये माना जा रहा है कि खास तौर पर इस समय में चाहे देश के उपराष्ट्रपति हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, न्यायपालिका को लेकर हमेशा एक सवाल खड़ा करते हैं। न्यायपालिका को लेकर के तरह तरह की बातें उठ रही हैं, कानून को लेकर के कई बातें उठ रही हैं कि कानून में कई तरह की खामियां हैं, तो क्या कानून नए बदले जाएं। अभी हालांकि बीएनएस की धाराओं में बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी कानून के जानकारों का कहना यह है कि अभी भी कई तरह के कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। दूसरा, ऐसे समय में जब न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव की स्थिति है, हमेशा हमने देखा है कि जब जगदीप धनखड़ जी अपनी बात रखते हैं और वो कहते हैं कि देखो भाई, ये जो है संसद जो है ये सर्वोपरि है, ना कि न्यायपालिका। संसद में वी द पीपल इस विचारधारा को लिया जाता है, जनता के प्रतिनिधि वो कानून बनाने की ताकत रखते हैं, कानून में बदलाव करने की ताकत रखते हैं, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट केवल उसकी व्याख्या करती है। ऐसे में जब जिरह चल रही हो तो एक वकील को राज्यसभा भेजना ये दिखा रहा है कि मोदी सरकार बिल्कुल तय करना चाहती है कि अभी तक जो जगदीप धनखड़ अकेले इस मामले में, वो सरकार की तरफ से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि वो न्यायपालिका की खामियों को उजागर कर रहे थे। हम जब संसद में होंगे और वो ये बारीकियों से बात को रखेंगे तो निश्चित रूप पर उस पर नई तरह से एक जिरह छिड़ने की बात है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि यहाँ पर जो दूसरा नाम चयन किया गया है वो है पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला। जो हर्षवर्धन श्रृंखला का चुनाव राज्यसभा के लिए किया गया है, ये ठीक ऐसे ही है जैसे विदेश मंत्री आज जो हैं एस जयशंकर, उनका नाम जब सामने आया था तो कोई नहीं जानता था कि ना कोई राजनीतिक उनका कैरियर है, ना राजनीति में कभी उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। लेकिन सुषमा स्वराज जी जब देश की विदेश मंत्री थी, उस समय में उन्होंने जो काम किए, उनके काम की चर्चा थी। 28 जनवरी 2015 से 28 जनवरी 2018 तक विदेश सचिव रहे थे। 1 जून 2009 से 1 दिसंबर 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे थे और उस समय वो मोदी जी के संपर्क में भी आए थे और बस मोदी जी की नजर में चढ़ गए तो विदेश मंत्री बना दिया उनको, जो कि विदेश सचिव थे। इसी तरह से मुझे लगता है कि अगला विदेश मंत्री अब देश को मिलने जा रहा है। जब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं तब तक वो रहेंगे, लेकिन 2029 का जो इलेक्शन आएगा उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्या एक पद नया होगा। कोई लोग कहते हैं प्रधानमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, कोई कुछ उनकी चर्चा करते हैं, वो क्या तय होगा वो समय बताएगा। लेकिन मोदी की दूरदर्शिता यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एस जयशंकर की तरह ही विदेश विभाग में नौकरियों पर अलग अलग पद पर रहे हो। आप सोचिए, अमेरिका में भारत के राजदूत रहे, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहे, थाईलैंड में भारत के राजदूत रह चुके, अमेरिका, फ्रांस, वियतनाम, अफ्रीका, इन सब में वो काम करे हैं और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर रहते हुए बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव की जिम्मेदारी
इन्होंने उठाई है और ये हर्षवर्धन श्रृंखला, उनका इतना एक्सपीरियंस है और उनका जो कार्यशैली है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसा आप देखते हैं लगभग उसी तरह की है। तो ये माना जा रहा है कि मोदी जी ने एक अगला विदेश मंत्री अभी से चयनित कर लिया है। अब राज्यसभा में रहेंगे और 6 साल का कार्यकाल होता है। तो अब समझ लीजिए कि 2029 के चुनाव के बाद उनका भविष्य क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरे विचार से ये अगला विदेश मंत्री एक चयन कर लिया गया है। जिस तरह से उज्ज्वल निकम की बात हो रही है कि वो हो सकता है अगले कानून मंत्री भी हों। मेरा अपना अनुमान है कि उनको कानून मंत्री भी मोदी बना सकते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है अर्जुन मेघवाल जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई देती है। ऐसा एक व्यक्ति जो जोरदार तरीके से अपनी बात रखे, जिसको कानून की जानकारी हो, इस चुनाव में मुझे वो दिखाई देता है। तीसरा नाम है जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गई हैं, वो है बहुत बड़ी इतिहासकार है मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर है। और आपको बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि मोदी सरकार 2014 से जब से केंद्र में आई है, इतिहास लेखन का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। किताबों में आप समझिए प्राइमरी सेक्शन लेके और पीएचडी तक का इतिहास, गौरवशाली इतिहास भारत का वो लिखा जा रहा है। मेरे एक मित्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, वो तभी से इतिहास लेखन का काम कर रहे हैं और देश की पॉजिटिव जो विचारधारा है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है जो अभी तक हमें नहीं पढ़ाया गया। अभी तक हमने किताबों में पढ़ा कि मुगल आए थे, उन्होंने पूरे भारत पे 800 साल राज किया, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। ना तो अंग्रेजों ने 200 साल पूरे भारत पे राज किया, ना मुगलों ने 800 साल पूरे भारत पे राज किया। मुगल तो कभी दक्षिण के राज्यों में तो गए नहीं, लेकिन हमें पढ़ाया गया। अकबर महान था, औरंगजेब रोड के नाम थे, उनका उल्टे सीधे गुणगान किए गए और भारत के गौरवशाली इतिहास को भुला दिया गया। तो मोदी सरकार ने तय किया कि भारत में गौरवशाली इतिहास लोगों को पढ़ाया जाए। उसके लिए इतिहासकारों को इतिहास की पुस्तक लिखने का काम दिया गया और अब आगे आने वाले समय में पॉजिटिव इतिहास उस पर काम हो सके आगे। मैं समझता हूं डॉक्टर मीनाक्षी जैन ये अपने आप में उस विभाग को संभालेंगी और इतिहास लेखन जो चल रहा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, अपनी बात को कैसे रखना है, भारत का गौरवशाली इतिहास भारत के लोगों को कैसे बताना है, इस सब की जिम्मेदारी इनके ऊपर आगे चल के रहने वाली है। चौथा नाम है केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंद। सदानंद मास्टर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपको ये भी बताऊं कि इनको इसी काम के लिए, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी सोच है, सनातनी है, उनके दोनों पैर तक काट दिए गए थे, हमला किया उनके ऊपर। तब आप सोचो पैर कटवाना पड़ा उस हमले में। और इस तरह के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया लेकिन देश के लिए समाज के लिए काम किया, उनको अब मोदी ने एक तरह से चुनाव किया है, राष्ट्रपति जी ने उनको मनोनीत किया है। तो ऐसे 4 नाम, ये एक एक नगीना है हमारे देश का। अब से पहले क्या होता था, हम देखते थे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी, कि बस आपके पास पैसा है, बहुत से उद्योगपतियों को भेज दिया जाता था कि साहब राज्यसभा भेजना है, पैसा खर्च करो, राज्यसभा में पहुंच गए, करना कुछ नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार जिस मूड से काम कर रही है और जिस तेजी से काम कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि उसको अब कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां सॉलिड काम करना है। उसमें एक तरफ शिक्षा का क्षेत्र है, एक तरफ विदेश विभाग का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में अब जो समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका से हमारी एक तरह से खटपट कह लो वो शुरू हो चुकी है, चीन से तो पहले से ही चल रही है, अब नए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में नई सोच के व्यक्तियों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है और विदेश विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ है। उन्हीं के जैसा, उन्हीं की सलाह पर यह नाम सामने आया है। आपको मैं बता दूं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की सलाह पे ही पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला को चयनित किया जा रहा है, मेरे सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं। यानी उन्होंने अपने सहायता के लिए एक ऐसा व्यक्ति अब ले लिया है जो इनको बाकी चीजों में मदद करेगा और आगे आने वाले समय में विदेश मंत्रालय संभालते आपको समझ आएंगे। तो उज्ज्वल निकम जैसे ही नाम सामने आया, बाकी नाम की कहीं चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने खुद देखा कि बहुत सारे कट्टरपंथी, बहुत सारे मौलाना मौलवी
उज्जवल निकम के नाम को लेकर के बौखलाए हुए थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे आदमी को बना दिया उसने, वहां ये कह दिया, वहां ये कह दिया, पता नहीं कहां की बातें उठा के ला रहे थे। असली दिक्कत उनकी दिखाई दे रही है। असली दिक्कत केवल ये दिखाई दे रही है कि अजमल कसाब को जो फांसी दिलवाई, उसके अलावा कई ऐसे अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े माफिया जो महाराष्ट्र में, मुंबई में थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में उज्जवल निकम जी का बहुत बड़ा नाम है, काम है। उन्होंने मेहनत की है और इसी से सब लोग बौखलाए हुए हैं कि भाई इनको कैसे जो है ये भेज दिया, अब तो ये जो है मंत्री बन सकते हैं। तो बौखलाहट समझ में आती है, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शिता इन चारों नामों के चयन में, मैंने आपको बताया किसकी क्या खासियत है, वो साफ दिखाई दे रही है। अगले आने वाले दिनों में आपको 4 नए मंत्री, ये भी अब चेहरे दिखाई दे सकते हैं, मेरा अपना अनुमान है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको लगता है कि ये जो 4 नाम का चुनाव मोदी जी ने किया है, मैंने जो आपको इनकी खासियत बताई है, आपको लग रहा है कि ये कुछ देश के लिए अच्छा काम करेंगे? अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो भी शेयर करिए ताकि देश को पता चले कि इस समय जो केंद्र सरकार है, मोदी जी हैं, किस तरह की सोच रखते हैं और कैसे, किसके अंदर क्या काबिलियत है उसको पहचान कर उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 1 रुपया किसी ने खर्च नहीं किया और उनको राज्यसभा भेज दिया गया, जबकि मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, 100 करोड़ रुपए में ये राज्यसभा की सीटें बिकने के आरोप लगते रहे हैं पार्टियों पर। तो बीजेपी है, मोदी है, कुछ अलग है और यही मोदी को खास बनाती है, बीजेपी को खास बनाती है। अपनी राय रखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।